हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में एसबीआई पीओ एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए हम अपनी जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो हमारा यहाँ पर आज टॉपिक होगा डिस्कशन का, तो स्टूडेंट्स टॉपिक आज हम रखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमें डिस्कस करने हैं। तो आप लोग एक नोटबुक लेकर जैसे भी आपको अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, वैसे बैठो, उस तरह से रेडी होकर बैठो। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा ताकि आप उस टाइम में सोच सको क्या इसका आंसर होगा। आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन पहले बताऊंगा कि सही आंसर क्या है, फिर उसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग रेडी हो। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं वो बोलते हैं कि थोड़े जो पैसे हैं वो पीएफ में कट गए, ठीक है, वो यही चीज बता रहे होते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। ईपीएफओ के हेडक्वार्टर्स इंडिया में कौन सी सिटी में? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली। आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ ये पीएफ वाला कंसेप्ट क्या है, ईपीएफओ क्या मैनेज करता है। कि आप ना सारी जितना टाइम आप काम करते हो, थोड़ा थोड़ा जो आपका पैसा है वो आपके पीएफ में जाता रहेगा, और आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब दी वो भी आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि जब आप रिटायर हो गए तो उस टाइम पे आपके पास कुछ पैसा हो जिसको आप खर्च करके अपनी जो लाइफ है उसको बिता सकते। ठीक है, तो ईपीएफओ स्टैच्यूटरी बॉडी वो ऐसी बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। इसके पास जो पावर्स है वो एक लॉ के थ्रू आती है, पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू। क्या इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या न्यू दिल्ली? आई होप आपने जो अपना आंसर है उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। बिल्कुल सही आंसर है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। बाकी ये वही समझाया गया है, ये एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है कि जब अब आप रिटायर हो चुके हो, ठीक है, पर आपको जो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके बारे में सोचना होगा, तो ये आपके लिए वो काम करती है। जितने सालों तक आप अपना जॉब करते रहोगे उसमें जो जो कमाओगे उसमें से छोटा बड़ा हिस्सा आपका पीएफ में जाता रहेगा, थोड़ा बहुत हिस्सा आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी वहां कॉन्ट्रीब्यूट करता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 11 नवंबर, कुछ ही दिन पहले यूनियन बैंक ने अपनी 104th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। हमारी कंट्री में यूनियन बैंक कौन सा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा यूनियन बैंक क्या? 3rd नंबर पे सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, 4th नंबर, 5th नंबर या 6th नंबर? तो कौन सा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है? यूनियन बैंक। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क्ड 104th फाउंडेशन डे ऑन 11 नवंबर 2022। क्या ये हमारी कंट्री का 3rd, 4th, 5th या 6th सबसे लार्जेस्ट सरकारी बैंक है? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। इसका बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक। तो पहले में तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर आपको पीएनबी मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट की बात करें तो पहले पे है एचडीएफसी हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 104th फाउंडेशन डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया। अपनी एक ऐप भी इन्होंने व्योम करके ऐप, उसको भी यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, इसको बनाया गया था 1919 में बनाया गया था इसको। आगे चलते हैं। Which of the following is incorrect with regard to the banks and their headquarters? तो यहां लिखे हुए हैं बैंक्स। अब इसमें से कुछ बैंक्स है जो आपको पता है मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो आप मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि जो पहले भी एंटिटीज होती थी, तो बैंक्स और उसके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक कोलकाता, आंध्रा बैंक हैदराबाद, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। अगर आपको लगता है कि इनमें से सारे ऑप्शंस ठीक है, सारे सही से लिखे, तो आप नन भी टिक कर सकते हो। Which of the following is incorrect with regard to the banks and their headquarters? I hope students आप लोगों ने जो अपना आंसर उसको अटेम्प्ट कर लिया है। इसका बिल्कुल सही आंसर है नन, मतलब तीनों ही जो पेयर बनाए बिल्कुल सही बनाए गए। ठीक है, इलाहाबाद बैंक जो कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर्स थे, आंध्रा बैंक हैदराबाद, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। वैसे आपको पता होगा हमारी कंट्री के जो ज्यादातर जो बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। ठीक है, ज्यादातर के, सबके नहीं, मैक्सिमम के। पूछा जा रहा है ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री, पॉपुलेशन सबसे बड़ी, इकोनॉमी भी सबसे बड़ी साउथ अमेरिका की। ब्राजील की करेंसी क्या होती है? क्या इनकी करेंसी होती है डॉलर, यूरो, रियल या फ्रैंक? तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ब्राजीलियन इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, साउथ अमेरिका के तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ब्राजील G20 का भी पार्ट है। 2020 में, कोविड शुरू होने से पहले जनवरी 2020 में हमारी जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो ब्राजील के प्रेसिडेंट
उस टाइम के, अब तो चेंज हो गए, उनका नाम था जायर बोल्सोनारो, वो भी आए थे, ठीक है। तो ब्राजील की जो करेंसी है ना, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर ली होगी। इनकी स्टूडेंट्स करेंसी होती है रियल, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे मैंने 2 दिन पहले चेक किया था 19 ऑफ नवंबर को, एक ब्राजीलियन रियल में जो इंडियन रुपी की कन्वर्जन थी वो 15.14 की कन्वर्जन चल रही थी, ठीक है। और जैसे दुनिया की मैक्सिमम करेंसीज थोड़ा डाउन चल रही है, ब्राजीलियन रियल भी इस टाइम पे थोड़ा डाउन ही है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दिए गए ऑप्शन में से जो ग्लोबल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनाउंस करता है या फिर ग्लोबल ट्रेड को सिंपली रेगुलेट करता है? जैसे इंडिया ट्रेड करता है यूएसए के साथ, यूएसए चाइना के साथ, चाइना यूके के साथ। तो ट्रेड में ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेड में, खासकर जैसे एक दूसरे पे टैरिफ्स नहीं लगाने, क्वालिटी का ध्यान रखना है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन दुनिया में मैनेज करता है ग्लोबल ट्रेड को लेके? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड भी इस नाम से देखो कुछ भी नहीं है। फॉरेन ट्रेड का तो मतलब है बाहर ट्रेड करना, तो ये तो निकल ही गया। या G20। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए रूल्स वगैरह बनाना? स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, दुनिया भर की सरकारें इसको मिलकर चलाती हैं, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और फाउंड किया गया था 1995 में। तो दुनिया में जो ट्रेड है ना आज के टाइम पे उसको रेगुलेट करता है WTO, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 19th ऑफ, ये क्या हुआ मई जुलाई, 19th ऑफ जुलाई 1969? हुआ क्या था हमारी कंट्री में, बहुत सारे बैंकों को एक ही दिन में या फिर कोई एक ही रात में अगले दिन से उनको सरकारी बना दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और एक गलत डिसीजन था पर उस टाइम पे लिया गया था। 1969 वो साल था, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार किया गया हमारी कंट्री में जो बैंक्स उनको प्राइवेट उनको नेशनलाइज किया, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, पर 1969 में बहुत सारे बैंक्स थे। क्या 14 बैंकों को एक साथ नेशनलाइज कर दिया था, 15, 16 या नन ऑफ दीज? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, एक ही साथ कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कर दिया गया था? इसका जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने ठीक से इसको अटेम्प्ट किया है, वो है 14 बैंकों को एक ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। बैंक्स के नाम भी लिखे, इलाहाबाद, कैनरा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूसी बैंक, पढ़ सकते हो आप, सारे के सारे नाम भी लिखे। उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट थी तो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, ठीक है। एक बैंक जिसको ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा फॉर्म किया गया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा एक बैंक की फॉर्मेशन की गई थी, क्या नाम है उस बैंक का? इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखो वैसे तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो अपने आंसर को, पर आप एक चीज देखो, ब्रिक्स में आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो वो एक अमेरिकन नाम से बैंक क्यों ही बनाएंगे, ना यूरोपियन नाम से बनाएंगे? अब ये दो ऑप्शन है, इसमें अब आपको थोड़ी सी नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। एडीबी तो बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, एनडीबी थोड़ा नया बना, एनडीबी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। एनडीबी का पुराना नाम होता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका पुराना नाम होता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, फाउंड किया गया था, ज्यादा पुराना नहीं, 2014 में इसको बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसको और क्या नाम दिया जाता है? तो सेंट्रल, जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो क्या सेंट्रल बैंक को फेडरल बैंक भी बुलाया जाता है, चीफ कमर्शियल बैंक भी बुलाया जाता है, बैंकर ऑफ बैंक्स भी बुलाया जाता है, या लीड बैंक? तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द फेडरल बैंक, चीफ कमर्शियल बैंक, बैंकर ऑफ बैंक्स या लीड बैंक? तो असल में इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ बैंक्स भी बुलाया जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, जैसे कल को इंडिया में एसबीआई, एचडीएफसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जाएंगे पैसा उधार लेने आरबीआई के पास, तो हम पैसा उधार लेने बैंकों के पास जाते हैं, बैंक पैसा उधार लेने सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास जाएंगे, इसलिए इसको बैंकर ऑफ बैंक्स भी बुलाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में बैंकर ऑफ बैंक्स की तरह भी, मतलब दुनिया भर के सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हम लोग आरबीआई बोलते हैं, बाकी कंट्री में वो ज्यादातर सेंट्रल बैंक बुलाते हैं, तो वो अपनी अपनी कंट्री के बैंकर ऑफ बैंक्स भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में, अगस्त का महीना 2022, एक कंट्री में महंगाई दर रिकॉर्ड की गई 70%। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन, महंगाई दर 6% भी क्रॉस करे ना,
तो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, 6% बहुत ज़्यादा हो गया। इस पर्टिकुलर कंट्री में जो महंगाई दर है वो 70% से ज़्यादा थी। क्या हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए की या श्रीलंका की? तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। वो कौन सी कंट्री है जहां पर फाइनेंशियली चीज़ें बहुत खराब है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस ने बहुत बुरा हिट किया उस कंट्री को, जिसके बाद चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। तो श्रीलंका इन्फ्लेशन हिट 70.2% इन अगस्त। उसके बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल आया, पर अभी भी इनके यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ देखो महंगाई 6% तक तो हम सह लेते हैं, उससे ऊपर जाएगी तो इंडिया में जो आज भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती है, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि महंगाई एक लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में ह्यूमैनिटी के सामने, हमारी इकोनॉमी के सामने क्या बड़े बड़े रिस्क हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दुनिया में, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, पर फिर भी कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। इसका जो आंसर है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दुनिया में क्या बड़े रिस्क हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी और ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी जो रिपोर्ट है ये असल में पब्लिश की जाती है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनकी रिपोर्ट के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। आज मतलब एट प्रेजेंट दुनिया में 10 सबसे बड़े रिस्क हैं इकोनॉमी के सामने, इंसान के सामने। क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर, बायोडिवर्सिटी लॉस, सोशल कोहेसिव रीजन, लाइवलीहुड क्राइसिस, इन्फेक्शनस डिजीज, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस, डेट क्राइसिस। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, डेट क्राइसिस, उधारी इतनी ज्यादा ले ली उसको वापस ही नहीं कर पाए। और जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रंटेशन, ये दुनिया में 10 सबसे बड़े रिस्क हैं ह्यूमैनिटी के सामने और ह्यूमैनिटी इकोनॉमी के सामने। अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी है, उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है पूछा जा रहा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? क्या इसके हेडक्वार्टर्स हैं? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस शहर में है इसके हेडक्वार्टर्स? आई होप आपने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, PFRDA के हेडक्वार्टर्स इंडिया की नेशनल कैपिटल में ही है। PFRDA का काम है हमारी कंट्री में जो पेंशन की मार्केट है बहुत बड़ी, उसको रेगुलेट करना। जैसे बैंकिंग का रेगुलेटर RBI होता है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDAI होता है, पेंशन का रेगुलेटर होता है PFRDA, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि एक ना मतलब एक टर्म होती है FPO, ये कुछ शेयर से जुड़ी हुई टर्म है, शेयर से जुड़ी। ये FPO में P का क्या मतलब होता है? व्हाट इज P स्टैंड फॉर इन FPO? क्या P का मतलब होता है पेमेंट, पब्लिक, परचेज या फिर पोस्ट? कोशिश करो कि क्या मतलब होता है P का। तो व्हाट इज P स्टैंड फॉर इन FPO, और ये कुछ शेयर से रिलेटेड है, पेमेंट, पब्लिक, परचेज या फिर पोस्ट। तो स्टूडेंट्स असल में ना ये FPO जो है ये जुड़ा हुआ है IPO से। आपने IPO बहुत बार सुना होगा, ये LIC का भी रिसेंटली IPO हुआ था। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर रिलीज करती है। पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर रिलीज करे तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार जब कोई अपने शेयर रिलीज करे वो होता है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो IPO और FPO, तो ये क्या बन गया इसका आंसर? पब्लिक। P का मतलब हुआ पब्लिक। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, तो जब पहली बार किया जाता है तो IPO होता है। दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब अपने शेयर, तो अगली बार जब LIC और शेयर रिलीज करेगा शेयर मार्केट में आके, वो IPO नहीं कहलाएगा, वो FPO कहलाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली कुछ डाटा रिलीज किया कि हमारी कंट्री में अब गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टार्टअप्स कितने, 2022 में इंडिया में कितने स्टार्टअप्स हो गए हैं? 75,000, 65,000, 80,000, 92,000। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इस साल जैसे आपको पता है कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर हिट किया इंडिपेंडेंस ईयर्स में, तो वहां से ये थोड़ा सा रिलेटेड है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आई होप आपने ठीक आंसर भी अटेम्प्ट किया होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है 75,000, 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस, वहीं से इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो कहाँ लिखा हुआ है 75,000 स्टार्टअप्स इन दी कंट्री, इनको असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। वैसे तो इससे ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉग्नाइज है वो 75,000। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ये मतलब सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट के भी आगे ऑप्शन है।
इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है रिगार्डिंग द डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। तो डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी होता है जब कोई करेंसी दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज के मुकाबले नीचे गिरे, ये होता है डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। तो 3 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी होती है तो इससे कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी से क्या होता है, कॉज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब बाहर से जो आप सामान मंगवा रहे हो, जो इंपोर्ट मंगवा रहे हो, महंगे हो जाएंगे। 3 स्टेटमेंट। ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है सिर्फ ये सही है पहली, दूसरा कह रहा है कि दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, तीसरा कह रहा है सिर्फ थर्ड सही है, चौथा कह रहा है फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। इसका जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ना इस क्वेश्चन का, वो असल में, वैसे आप लोग ले लो अपना टाइम, ठीक है, पढ़ लो इन 3 स्टेटमेंट्स को, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो मैं आपको वैसे बता देता हूं। बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी असल में कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल बढ़ा सकती है। ये ऐसा होता है कि जैसे कुछ टाइम पहले $1 में 77 या 78 इंडियन रुपीज आ रहे थे, आज $1 में 82 इंडियन रुपीज आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले अगर एक इंसान यूएसए से टॉफीज मंगवाता, इंडिया से बनवा के यूएस से टॉफीज मंगवाता, तो जब वो $1 खर्च करता उसको 77 या 78 टॉफीज मिलती। आज जब वो $1 खर्च करेगा तो उसको 82 टॉफीज मिलेंगे। तो इंडिया का सामान उसके लिए सस्ता होगा तो वो ज्यादा मंगवाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ गए। ये भी सही है। हम लोग बहुत सारा सामान जब बाहर से मंगवाते हैं उसकी पेमेंट डॉलर में करते हैं, तो पहले हमको रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ महीने पहले तक जब हमको $1 का कुछ भी सामान मंगवाना था तो 77 रुपीज इकट्ठे करके $1 बन जाता था, उस $1 से सामान मंगवा लो। अब जब $1 का सामान मंगवाना तो पहले 82 रुपीज इकट्ठे करो, फिर $1 आएगा और उससे आपको बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट भी महंगे हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? क्योंकि ना दुनिया में कोई भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ही नहीं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि $1 में इतने यूरो आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, वो चेंज होता रहता है। तो ये फिक्स नहीं होता, फ्लोटिंग होता है, बस फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम। बाकी इसमें पूरी स्टेटमेंट सही थी, ये वर्ड गलत था जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी 2 और थर्ड सही होगी। तो करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है दुनिया की बड़ी करेंसीज के मुकाबले अगर कोई करेंसी ऊपर जाए तो वो करेंसी एप्रिसिएशन होती है, दुनिया की बड़ी करेंसीज के मुकाबले अगर कोई करेंसी नीचे जाए तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, ठीक है। आज का स्टूडेंट्स ये लास्ट ही क्वेश्चन है, कोशिश करना है इसको ठीक से अटेम्प्ट करने की। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यूपीआई के बेस पे ही चलता है इंडिया में। गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम में सब एक इंडियन सिस्टम को यूज करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। पूछा जा रहा है कि यूपीआई इंडिया में किस साल में यूपीआई इंडिया में लॉन्च हुआ था? 2015, 2016, 2017 या 2018? किस साल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया में लॉन्च हुआ था? 2015, 16, 17 या 18? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया इसको आंसर को। इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में, एक सेकंड, हाँ, वो है 2016, 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया था। सोचो ऑलमोस्ट 6 साल के अंदर आज ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्मार्टफोन में आपको ये देखो, यूपीआई की ऐप नहीं आती, यूपीआई एक सिस्टम है जिसको ये गूगल पे, फोन पे ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो एक इंडियन सिस्टम यूज करती है सारी एप्स, तब आपकी ट्रांजेक्शन हो पा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जो हमने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किया आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको वो ठीक से समझ में आए, आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड लगे। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं आपको जैसे प्रिपरेशन के दौरान आपको एक डाउट आएगा कि जो करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, इसको कैसे एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो उसका मैं आपको मे बी एक सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो गूगल पे जाके आपको अभिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी वैसे लिंक मिल जाएगा अभिपीडिया वेबसाइट का, वहां से भी आप जाके क्लिक कर सकते हो। इसमें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है चूज एग्जाम पे, जाना है आपको बैंकिंग सर्विसेज एंड एग्जाम्स, SBI PO एग्जाम पे आपको स्टूडेंट जाके यहाँ पे करना है क्लिक। जब आप SBI PO पे स्टूडेंट्स क्लिक करोगे ना, उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज दिखाई जाएंगे, तो आपको वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है। वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने पेज खुलेगा, उस पेज में होंगे जितने भी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हमने आपके लिए कंटेंट बनाया है, जिसमें क्लासेज है, MCQs है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है करंट GK SBI PO पे। जब स्टूडेंट्स आप करंट GK SBI PO पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज जो कि मैंने वेरियस आप लोगों के लिए क्लासेस बनाई है वीकली, इनके ऊपर बेस्ड MCQs, PDFs,
सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जो इसका प्राइस है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस प्राइस पे ये जो कोर्सेज हैं आपको पूरे अवेलेबल हो जाएंगे और उसमें सारे मंथ्स की वीकली बेसिस पे सारी वीडियोस विद पीडीएफ्स विद एमसीक्यूज आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पर समझा पाया कि जो आपका एक ये करंट अफेयर्स का जो डाउट है कि करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस कहाँ से हमको कंटेंट मिलेगा, आई होप वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट।